क्या मोदी 3.0 एक कमजोर सरकार होगी? एक धाकड़ सरकार होती है तो दुश्मन भी कुछ करने से पहले 100 बार सोचता है। मिली बीजेपी को अपेक्षा से कम सीटें, But the performance of his party, the BJP, has fallen well short of expectation. क्या है कोएलिशन की सरकारों का इतिहास? Indicated that in a coalition it sometimes becomes difficult for national level problems to be sorted out because of regional partners. क्या कोएलिशन की सरकारें देश के लिए खतरा हैं? क्या है इन सरकारों का इतिहास? और नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी में क्या वो बड़े निर्णय ले सकते हैं या नहीं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2024 के चुनावों के नतीजे आ गए हैं और भाजपा जो पिछली बार 303 पर थी वो 240 पर सिमटकर रह गई है और कांग्रेस 52 से 99 तक पहुंच चुकी है। समाजवादी पार्टी जो कि पिछली बार मात्र 5 सीटें ले पाई थी वो 37 पर पहुंच चुकी है। नतीजे चौंकाने वाले थे क्योंकि योगेंद्र यादव को छोड़ दें तो कोई भी सेफोलॉजिस्ट इस प्रकार के नतीजों का अनुमान तक नहीं लगा पा रहा था, जिसके लिए योयाजी बधाई के पात्र है। लेकिन योयाजी तो हर बार बीजेपी को इतनी ही सीट देते हैं। 2019 का प्रेडिक्शन सुनिए उनका। If you go by employment, if you go by all these basic figures, then this election is tilted heavily against the BJP. BJP would lose at least 100 seats from where it was in 2014, which is to say, baseline figure is BJP around 180 or so, give or take 10 or 15 or 20. तो इस बार तो बस तुक्का है, तो क्या ही बधाई के पात्र हैं। लेकिन सीटें कम हुई हैं, वो कहां हुई हैं, क्यों हुई हैं, उनका अध्ययन ना हम अगले अध्याय में करेंगे। अभी तो प्रश्न यह है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे कि नहीं, तो उत्तर है बिल्कुल बने रहेंगे, जो कि पार्टी ने क्लियर कर दिया है। फिर प्रश्न आता है कि क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो मिली जुली सरकार में कितनी समस्याएं होंगी। तो उसके लिए ना एनडीए के नंबर्स को देखते हैं। टोटल है 294, जिसमें भाजपा के पास 240, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास 16 और नीतीश कुमार की जेडीयू के पास 12। नीतीश और नायडू को छोड़ दें तो बाकी एनडीए का पुराना ही अलायंस है, यानी 266 सीट्स एनडीए के पास हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अलायंस के साथ कैसे चलेंगे ये बात तो ना मोदी जी ने 2019 में ही क्लियर कर दी कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लेकिन हमने अहंकार को पाला नहीं है। हमारा ये मत है, हिंदुस्तान की राजनीति ध्रुवीकरण वाली राजनीति है और एक खेमा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व करती है, दूसरा खेमा कांग्रेस नेतृत्व करती है। और कितने ही बहुमत क्यों ना आए, हमें सभी साथियों को साथ लेकर के ही चलना चाहिए। अब चंद्रबाबू नायडू के साथ सिचुएशन को समझने का प्रयास करते हैं। कल लोकसभा चुनाव थे, लेकिन साथ साथ आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी थे। टीडीपी ने स्टेट इलेक्शन में भी भाजपा के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा था। अब टीडीपी आंध्र प्रदेश में अपने दम पर सरकार बना रही है और उन्हें स्टेट में भाजपा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भाजपा को टीडीपी का समर्थन चाहिए। तो ये बात चंद्रबाबू नायडू को एकदम बहुत भयंकर एज दे देती है। अभी के लिए चंद्रबाबू नायडू ने भाजपा को समर्थन दे दिया है। We are in NDA. I am going for NDA meeting. दूसरी ओर है नीतीश कुमार, उनके पास 12 सीट्स हैं और नीतीश कुमार का उलटना पलटना हम सभी जानते हैं, जिसके बारे में अधिक क्या ही विमर्श करें। नीतीश जी ने नतीजों के बाद एनडीए को कोई बधाई नहीं दी अभी तक। वो पर्यावरण पर लिख रहे थे एक्चुअली, और अभी तो नतीजों को मात्र कुछ घंटे ही बीते हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ फ्लाइट शेयर करते हुए जा रहे हैं और इनके अलावा हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा सेक्युलर और अजीत पवार की एनसीपी, इन पर भी कम ही भरोसा दिखाया जा सकता है। दोनों के पास एक एक सीट है। उधर से समाचार ऐसे भी हैं कि महाराष्ट्र में शिंदे शिवसेना के कई सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में आ चुके हैं। तो अभी के लिए तो सरकार बन रही है, लेकिन कितनी स्टेबल सरकार होगी, कितने तगड़े डिसीजंस ले पाएंगे और क्या सरकार बीच में टूट तो नहीं जाएगी, ये भविष्य के गर्भ में है, जिसके बारे में अध्याय 5 में भी बात करेंगे। पर ये जो सरकारें हैं ये तो आती जाती रहेंगी। आपकी जॉब इंपॉर्टेंट है और सरकारों के बदलने से जॉब मार्केट भी बदलती रहती है। ऐसे फास्ट पेस ट्रांजिशन में खुद को जॉब मार्केट में अपडेट रखना ये बहुत जरूरी हो जाता है, खास करके तब जब एआई के जॉब मार्केट में आने से अच्छे जॉब रिप्लेस हो रहे हैं और ये चीज
आज नहीं तो कल आपकी जॉब को भी अफेक्ट कर सकती है। इससे बचने का ना एक ही सॉल्यूशन है जो कि मैं आपको रेकमेंड करूंगा। ये 3 घंटे की AI और चैट जीपीटी की मास्टर क्लास। ये मास्टर क्लास यूजुअली पेड होती है, लेकिन मेरे पहले 1000 व्यूअर्स के लिए कंप्लीटली फ्री है। जी बिल्कुल फ्री। बस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को अभी क्लिक करें और रजिस्टर करें। इस वर्कशॉप से आप स्मार्ट जॉब हंटिंग से लेकर कॉम्प्लेक्स डेटा को 2 मिनट में सॉल्व करना, लास्ट मिनट में प्रेजेंटेशन बनाना, ये सब सीख सकते हो, जिससे 3 गुना सैलरी हाइक तक आपको मिल सकती है और बिजनेस स्ट्रेटजीज फ्रेम करके आप 10 गुना तक अपने कैरियर ग्रोथ को अचीव कर सकते हो। मैं और मेरी टीम ने भी ये वर्कशॉप अटेंड करी है और बहुत सारे चैट जीपीटी हैक्स और 20 से ज्यादा AI टूल्स ये हमने यहाँ से सीखे हैं और फिर अपनी वीडियोस बनाने में उनसे हमें बहुत हेल्प मिली है, जैसे रिसर्च में, एडिटिंग में, कंटेंट आइडिएशन में। तो चाहे आप टेक से हों या नॉन टेक से हों, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशन, या फिर आप फ्रीलांसर हों, फाउंडर हों, कंटेंट क्रिएटर हो, ये वर्कशॉप आप सभी के लिए है। ये वर्कशॉप ग्रोथ स्कूल करवाती है, जो कि लिंक्डइन के टॉप स्टार्टअप्स 2022-23 में भी आई थी। ऑलरेडी 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने ये वर्कशॉप अटेंड करी है और इसे 5 में से 5 स्टार दिए हैं। तो फिर दोस्तों देर किस बात की है? लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और सिर्फ पहले 1000 लोगों के लिए ये बिल्कुल फ्री होगा। तो जल्दी से आप रजिस्टर करिए और इस जॉब मार्केट के अनस्टेबल, अनफॉर्चुनेट टाइम में बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए, खुद को अपग्रेड कीजिए और जल्दी रजिस्टर कीजिए इस वर्कशॉप के लिए। तो सरकार आपको जॉब दिलाए या ना दिलाए, AI तो जरूर दिला देगा। आपकी स्किल्स है भाई। वैसे तो पूरे इलेक्शन के नतीजे ही चौंकाने वाले थे, परंतु सबसे अधिक चौंकाने वाला नतीजा रहा अयोध्या जी का। राम मंदिर, रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े हाईवे, एयरपोर्ट और भी ना जाने क्या क्या देने के बाद भी यदि अयोध्या से भाजपा हार जाए तो यह विश्वास करने योग्य नहीं है। विश्वास करने योग्य तो यह भी नहीं है कि राम मंदिर बनवाने वाले अयोध्या से हार गए और राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले जीत गए। पर इस पर विश्वास भी करते हैं और इसे एनालाइज करने का प्रयास भी करते हैं। अयोध्या जी में मंदिर बना, लेकिन मंदिर के लिए जो चौड़ी रोड बनी उसके लिए भूमि अधिग्रहण हुआ, जिसमें बहुत से लोगों की दुकानें या घर थे, तो उनकी दुकानें या घर अधिग्रहित हो गए। कई लोगों ने बताया कि उनकी दुकानें तो चली गई और उसके लिए उन्हें मुआवजा केवल 1-1 लाख रुपए मिला। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि एक बार जब सड़क बन जाएगी तो दूसरी भूमि दे दी जाएगी। पर फिर जब सड़क बन गई तो दुकान खोलने के लिए दूसरी भूमि के लिए उनसे 20-20 लाख रुपए मांगे गए। तो इस बात से वहां के लोगों में बहुत रोष था। हमारा 85 साल को घर है, अब देखिए मकान टूट रहा हमारा। मंदिर खाली मने दर्शन करने लिए, इतना जनता के लिए नहीं बनवाए हैं कि इन सबको टिकाएंगे। और हम लोग कहाँ चले जाएंगे? जब बाहर मने टिका दो, यहाँ के लोग कहाँ चले जाएं? फिर लल्लू सिंह यानी वहां के प्रत्याशी, उन्होंने एक बयान दिया कि संविधान बदलने के लिए भाजपा को 272 सीटें चाहिए। तो विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया और कहा कि ये जो भाजपा वाले हैं ना, ये संविधान में रिजर्वेशन को हटाना चाहते हैं और इसीलिए संशोधन करना चाहते हैं। इस बात पर भी अयोध्या जी में रोष था। फिर अयोध्या जी के लोकल पत्रकार, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि मोदी जी ने अपनी स्पीचेस में इकबाल अंसारी, जिसने अयोध्या वर्डिक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय माना था, उसे केवल निर्णय मान लेने के लिए बहुत महत्व दिया और उन लोगों को कम महत्व दिया गया जिन्होंने राम मंदिर के लिए इतना काम किया, बलिदान तक दिया। तो इस बात से वहां का जो लोकल कार्यकर्ता था वो दुखी था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो कारण है वही कारण अयोध्या जी पर भी लागू होता है। तो उत्तर प्रदेश में क्या गलत हुआ, जबकि वहां तो योगी, मोदी 2 बड़े बड़े धुरंधर थे। जहां आतंक का नाश हुआ, डेवलपमेंट हुई, कई एक्सप्रेसवेज बने, यूपी सुरक्षित हुआ, इकोनॉमी में सुधार हुआ, तो वहां क्या गड़बड़ हो गई। तो उत्तर प्रदेश के डिबैकल को समझने के लिए ना, उत्तर प्रदेश के नेबरिंग स्टेट्स या उसके जो बॉर्डर टच करने वाले स्टेट्स हैं उन पर दृष्टि डालनी चाहिए। सबसे पहले मध्य प्रदेश, भाजपा ने वहां सुपड़ा साफ कर दिया। दिल्ली, भाजपा ने यहां पर भी सुपड़ा साफ कर दिया। हिमाचल प्रदेश पूरा भाजपा में। यूपी से पृथक हुआ उत्तराखंड, वहां भी भगवा ही था। बिहार में भी एनडीए की तगड़ी परफॉर्मेंस थी। छत्तीसगढ़ भी साफ कर दिया भाजपा ने।
झारखंड में भी अपेक्षित ही परफॉर्म किया। हरियाणा में भाजपा की सीट कम तो हुई, पर यह अपेक्षित थी, क्योंकि किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन और खट्टर सरकार की एंटी इनकम्बेंसी के बाद ये अपेक्षित था। तो यूपी में जो पूरा खेल हुआ वो उसके आसपास के स्टेट्स में नहीं हुआ। अगर इतनी तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी या कोई मुद्दा बहुत तगड़ा था तो वो आमतौर पर ना आसपास के स्टेट्स में भी या डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाता है। काशी से मोदी जी तक केवल 1.5 लाख वोटों से जीते और ऐसी ना कई सीट्स थी जहां पर मार्जिन कम था। तो इसका अर्थ है कि यूपी में कुछ अलग हुआ। क्या अलग हुआ? अलग ये था कि यूपी वालों के लिए योगी जी का जो कद है वो बहुत बढ़ गया है। फिर विपक्ष ने 2019 में भी और 2024 में भी माहौल बनाया कि मोदी जी योगी जी को हटा देंगे। और फिर जब योगी जी ने सेंटर को 35 कैंडिडेट्स की लिस्ट भेजी कि लोकसभा में इन्हें टिकट दे दी जाए, तो सेंटर योगी जी द्वारा चुने हुए सभी 35 के 35 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर देती है। तो ग्राउंड पर ना इसका बहुत गलत मैसेज जाता है और विपक्ष के माहौल को ना बहुत बल मिलता है, और यही उत्तर प्रदेश के चुनावों में दिखता भी है। उधर राजस्थान ने अभी लोकसभा चुनाव से कुछ ही समय पहले भाजपा को चुना था और उससे पिछले इलेक्शन में वहां नारे लगे थे कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो फिर क्या हुआ कि मोदी को 2019 की 24 सीटों में से मात्र 14 सीटों पर सिमटा दिया गया। अब इसमें कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे वसुंधरा राजे ने अपने बेटे की कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़कर और कहीं भी प्रचार नहीं किया, तो हो सकता है कि वो फैक्टर रहा हो। उधर से भजन लाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भरतपुर, वहां से भाजपा हार गई। तो ये भी दिखाता है कि जिन मुख्यमंत्री को अभी चुना गया है उनसे लोग अधिक प्रसन्न तो नहीं हैं। उधर राजपूत समाज में एंटी भाजपा सेंटीमेंट थे, एटलीस्ट सोशल मीडिया पर तो वो दिख रहे थे। बाकी धरातल पर वो कितना सार्थक था वो डेटा आने के बाद ही समझ आएगा। उधर महाराष्ट्र, जहां से भाजपा अक्सर स्वीप किया करती थी, वहां से भाजपा 23 सीटों से गिरकर 9 सीटों पर आ गई। क्यों? तो ये बात सारी मैसेजिंग की है। जैसे शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इनके प्रति सिंपैथी वेव दिखाई दी। क्यों? क्योंकि इनकी पार्टी तोड़ दी गई और जिन लोगों को भाजपा अक्सर गाली दे रही थी उन्हीं से भाजपा ने अलायंस कर लिया। अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार को जो 2.5 वर्ष तक चल चुकी थी उसे आगे भी कंटिन्यू होने देते तो कदाचित ये सिंपैथी वेव देव फडणवीस के लिए होती और भाजपा के लिए होती। फिर महाराष्ट्र में किसानों की अपनी समस्याएं थी जो पूरी नहीं हुई, तो किसानों का भी थोड़ा एंगर दिखाई दिया। उधर मराठवाड़ा की 8 की 8 सीटें जहां पर भाजपा स्वीप कर रही होती थी, उन पर 8 की 8 सीटों पर भाजपा हार गई। तो मराठा सेंटीमेंट्स को भी समझने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है भाजपा को। अब क्या ये मराठा आरक्षण है या कुछ और, ये ना पार्टी को समझने का काम है। परंतु अब जो कोलिजन की गवर्नमेंट बनी है वो कैसा परफॉर्म करेगी, अब अगर हम वो समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ऐसी सरकारें कैसे काम करती हैं वो समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आगे चलते हैं। देखिए 2024 के चुनावी रिजल्ट के अनुसार भारत में कोलिशन गवर्नमेंट की वापसी हो रही है, जिसका सरल शब्दों में अर्थ होता है कि किसी एक पार्टी को क्लियर बहुमत नहीं मिल पाया है और अब कई पार्टियां मिलकर ही सरकार चला सकती हैं। 2014 और 2019 के चुनावों में ऐसा नहीं था, पर कोलिशन सरकार भारत में कोई नई बात नहीं है। 1967 से आज तक भारत ने केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर 60 से अधिक कोलिशन गवर्नमेंट्स देखी हैं और इनका एवरेज रन टाइम 26 महीने 26 मंथ्स रहा है। एक सामान्य सरकार 5 साल यानी कि 60 महीने के लिए चुनी जाती है। तो उस हिसाब से तो भारत में कोलिशन गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड आधे समय भी ना चलने का रहा है। कोलिशन गवर्नमेंट के चरित्र को ना एक समय संसद में प्रमोद महाजन ने बहुत अच्छे से समझाया था। मुझे पूछा कि हाउ इज योर डेमोक्रेसी, तो मैंने कहा मैं डेमोक्रेसी बताता हूँ। मेरा उदाहरण, मैंने कहा सिर्फ मैं परिचय करवाता हूँ, डेमोक्रेसी समझ लो। मैंने कहा आई एम प्रमोद महाजन, आई एम मेंबर ऑफ लोकसभा, आई बिलोंग टू द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड आई एम इन अपोजिशन। चीनी आदमी मेरे को देखते रहा, यू आर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। मैंने कहा वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द हाउस, वी आर इन अपोजिशन। अच्छा, फिर हमने चिंतामन पानी ग्रही की ओर हाथ कर दिया। मैंने कहा ये है, वो सामने है, हाँ श्रीवल्लभ पानी, माफ करना, वो सिंह का सिंह करते तो थोड़ा हो जाता है। अब उनकी ओर हाथ करके कहा ही बिलोंग्स टू द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, ही इज आउटसाइड द गवर्नमेंट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। फिर एमए बेबी थे, मैंने उनको उठा दिया। मैंने कहा ही इज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी,
ही इज इनसाइड द फ्रंट बट आउटसाइड द गवर्नमेंट। और फिर मैंने कहा ही इज मिस्टर रमाकांत खलक, ही इज द ओनली मेंबर ऑफ हिज पार्टी एंड ही इज द गवर्नमेंट। देखिए, कोलिशन गवर्नमेंट का जो पूरा विचार है ना, उसका आरंभ 1963 के आसपास हुआ था, जब कांग्रेस बार बार चुनाव जीत रही थी निर्विरोध। तब राम मनोहर लोहिया ने ऑपोजिशन के सभी लीडर्स को बुलाकर कहा था कि भाई सब मिल जाओ, ताकि कांग्रेस के विरोध का वोट बंट ना पाए और कांग्रेस अजेय है, अपराजित है, ये लोगों के दिमाग से हट जाए। 1967 में इस कॉन्सेप्ट को पहली बार सफलता मिलती है, जब कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों में चुनाव हार जाती है और संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनती हैं। 1967 तक देश में केंद्र और राज्य सरकारों में चुनाव साथ साथ हुआ करते थे, पर ये 7 सरकारें जो बनी थी ना, ये इतनी अनस्टेबल होती हैं कि कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती और समय से पहले गिर जाती हैं। और तब से लेकर अब तक केंद्र और राज्य में चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। इसके बाद देश में इमरजेंसी का दौर आता है और पूरा विपक्ष जेपी आंदोलन के माध्यम से एकजुट हो जाता है। 1977 में पहली बार केंद्र के लेवल पर कोलिशन गवर्नमेंट बनती है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। 4 मुख्य दलों से मिलकर बनी ये जनता पार्टी 1977 से 1979 तक सत्ता में रहती है। परंतु सत्ता का नशा तो भाई बुरा होता है, अलग अलग लोग जो होते हैं वो सत्ता में आना चाहते हैं और इसी कारण से इमरजेंसी जैसे कालखंड से निकल कर भी ये सरकार जो है वो 5 साल पूरे नहीं कर पाती है। जुलाई 1979 में जॉर्ज फर्नांडिस, बीजू पटनायक, एच.एन. बहुगुणा जैसे नेता अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं और सरकार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। अक्टूबर 1979 में चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं वाम दलों के सपोर्ट से, और ये सरकार इतनी कमजोर होती है कि जब प्रेसिडेंट चौधरी चरण सिंह को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहते हैं पार्लियामेंट में, तो चौधरी चरण सिंह बिना हाउस को फेस किए रेजिग्नेशन दे देते हैं। चौधरी जी को पता था कि भाई सरकार गिरनी है। इसके बाद दिसंबर 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, जिसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों का सपोर्ट मिलता है। ये सरकार भी गिर जाती है जब अडवाणी जी को अयोध्या रथ यात्रा के मध्य अरेस्ट कर लिया जाता है और बीजेपी जो होती है सपोर्ट वापस खींच लेती है। इसके बाद बिना समय खोए चंद्रशेखर गवर्नमेंट बनाने का दम भरते हैं। कांग्रेस, AIADMK, मुस्लिम लीग, फारूक अब्दुल्ला और शिरोमणि अकाली दल वगैरह की मदद से 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं और 21 जून 1991 को प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। कोलिशन गवर्नमेंट का अंतिम सत्य बर्बादी के रूप में गिरना ही होता है। 1991 में भी एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, पर वो 5 साल तक चलती है क्योंकि कांग्रेस अपने दम पर 232 सीटें जीती थी और ये एक सामान्य सरकार चलाती थी। 1997 में फिर कोलिशन सरकार बनती है। HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं 13 दलों के सपोर्ट से। ये सरकार ऐसी थी जिसे 13 घोड़े अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे थे। कुछ महीने चलकर ये सरकार भी गिर जाती है और 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक भारत को एक और नए प्रधानमंत्री मिलते हैं, इंद्र कुमार गुजराल। आप बेसिकली ये मान के चलिए कि 5 साल का प्रधानमंत्री कुछ महीने काट ले, ये गनीमत होती है कोलिशन गवर्नमेंट में। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 10 अक्टूबर 1999 तक प्रधानमंत्री बनते हैं एक कोलिशन सरकार के। जयललिता इस सरकार को अपनी डिमांड्स के लिए गिरा देती है और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी एक और कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं। 1999 से 2004 तक ये चलती है। बाकी UPA 1 और UPA 2 दोनों कोलिशन गवर्नमेंट्स थी और इनके अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं जिस पर आगे बात करेंगे। पर अभी तक हमने देखा कि जब से कोलिशन सरकारों का दौर आरंभ हुआ तब से देश में अनस्टेबिलिटी का माहौल हो गया। 5 साल की सरकार की एवरेज एज 25 महीने निकलती है कोलिशन सरकारों में और इसी को इनस्टेबिलिटी कहते हैं। इनस्टेबिलिटी देश का विकास रोक देती है, देश की गति रोक देती है, देश का सामर्थ्य रोक देती है, देश को शक्तिहीन बना देती है, देश के पैर उखाड़ देती है। कैसे, वो आगे देखते हैं। देखिए, देश में 2024 के चुनावों से पहले कुछ विदेशी लोग ये फैलाने का प्रयास कर रहे थे कि कोलिशन की सरकार जो होती है वो अच्छी होती है, अच्छे डिसीजंस लेती है, वगैरह वगैरह। मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स हैं उनकी, तो आपको दिखेगा जो सबसे ज़्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है देश में, जो सबसे प्रोग्रेसिव कानून देश में आए हैं वो कोलिशन गवर्नमेंट के ईयर्स में ही आए हैं। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या फिर UPA गवर्नमेंट की सरकार हो। उससे पहले जब मेजॉरिटी गवर्नमेंट पावर में थी तब कुछ ना कुछ
उन्होंने डिक्टेटोरियल करने की कोशिश करी है। जैसे भारत का लोकतांत्रिक इतिहास स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भारत को लंबे समय तक बैसाखियों पर कोएलिशन की सरकारों ने ही रखा है, पर इनके लिए कोएलिशन की सरकार देश को स्ट्रांग बनाती है। ऐसा नशा भांग, चरस, कोकीन और छिपकली की पूंछ के जहर को मिक्स करके खाने से होता है। पर चलिए मैं आपको बताता हूं कि कोएलिशन की सरकार एक्चुअली में देश के साथ क्या करती है। पहली बात, कोएलिशन की सरकार देश के भीतर लोकतंत्र को समाप्त करती है, क्योंकि इन सरकारों में असली पावर उन दलों के पास होती है जिनके पास सबसे कम सीट्स होती है, जनता का मैंडेट नहीं होता। ये दल फिर उन पार्टीज को बुली करते हैं जिनके पास सबसे अधिक सीट होती है। उदाहरण के लिए 1998 में इलेक्शंस हुए थे और बीजेपी 182 यानी कि 182 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। कांग्रेस केवल 141 और AIADMK तमिलनाडु में 18 सीट जीती थी। बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिला और उसने 19 दलों के साथ मिलकर सरकार बना ली, पर उसे राम मंदिर निर्माण, आर्टिकल 370 जैसे मुद्दे छोड़ने पड़े थे। इसके अलावा जब 18 सीटों वाली जयललिता की बात इस सरकार में नहीं मानी गई तो उन्होंने सरकार ही गिरा दी। बेसिकली कोएलिशन गवर्नमेंट्स में जिन लोगों को मैंडेट कम मात्रा में प्राप्त होता है वही सरकार चलाता या गिराता है, स्वयं ही प्रधानमंत्री भी बन जाता है। HD देवेगौड़ा या फिर इंद्र कुमार गुजराल जनता दल के मेंबर्स थे जिन्होंने 1996 के चुनावों में 46 सीटें जीती थी। 161 सीटों वाली बीजेपी विपक्ष में थी उस समय। क्या जिसे जनता का मैंडेट ही नहीं मिला वो देश चलाए? ये डेमोक्रेसी है। दूसरा, कोएलिशन सरकारों से देश में ट्रांसपेरेंसी समाप्त हो जाती है, क्योंकि जिस मैनिफेस्टो को लोगों के सामने रखकर चुनाव लड़ा जाता है वो इररेलेवेंट हो जाता है और चुनावों के बाद बैकडोर मीटिंग्स में होने वाली नेगोशिएशंस में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाता है जिसके बारे में लोगों को पता तक नहीं चलता। उदाहरण के लिए चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे तो ऐसा 2 लोगों के कारण हुआ था। एक थे जॉर्ज फर्नांडिस जो कि प्रो अमेरिका थे उन दिनों, और दूसरे थे HN बहुगुणा जो कि प्रो रशिया थे। पर्दे के पीछे इन लोगों ने क्या मैनिफेस्टो की धज्जियां उड़ाई होंगी वो आप स्वयं सोचिए। तीसरी बात, देश तब ग्रो करता है जब लॉन्ग टर्म विजन हो। 5 साल में देश ग्रो नहीं होते हैं। कोएलिशन की सरकारों में लॉन्ग टर्म तो छोड़िए, विजन ही नहीं होता है, क्योंकि आपको हमेशा ये डर रहता है कि सरकार गिर जाएगी। भारत में यदि कोएलिशन की सरकार बनी है और सबसे बड़ी पार्टी जो है उसके पास 180 से कम सीटें हैं तो मान लीजिए कि उसकी अर्थी कभी भी उठ सकती है। इसी कारण से कोएलिशन की सरकारों में देश की ग्रोथ रेट बकवास होती है। उदाहरण के लिए 1980 से 2007 तक पाकिस्तान जैसे देश की ग्रोथ रेट भी भारत से अधिक थी। चौथी बात, कोएलिशन सरकार देश की सुरक्षा के लिए खतरा होती है। एक उदाहरण से समझते हैं। 1997 में प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल ने भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के सारे ऑपरेशंस को पाकिस्तान और अन्य जगहों पर बंद कर दिया था और यहां तक कि IB को निर्देश दिए थे कि पाकिस्तान पर कोई कदम ना उठाया जाए। ऐसा करना कोएलिशन की मजबूरी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोएलिशन की ही सरकार बनाई थी और इसके बाद रॉ या फिर अन्य सुरक्षा एजेंसीज की स्थिति में कोई चेंज नहीं किया। इन सारे कदमों का परिणाम ये हुआ कि देश में आतंकवादी घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी। 2001 में आतंकवादी संसद तक पहुंच गए। बाजार, गली, न्यायपालिका, रेल, बस, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां ब्लास्ट नहीं हो रहे थे। पांचवी बात, कोएलिशन सरकार अधिक करप्ट होती है और इसका रीजन भी है। कोएलिशन की सरकार कई दल मिलकर बनाते हैं और ऐसी सरकार में छोटे छोटे दलों के MP मिनिस्टर्स बन जाते हैं। अब अगला इलेक्शन लड़ना है तो पैसा तो चाहिए ही, तो ये छोटे छोटे दलों के छुटभइये बड़े बड़े करप्शन करते हैं। 1950 से सन 2000 तक दिख रही स्कैंडल्स की ये जो स्क्रीन पर आपको लिस्ट है वो अचानक से बढ़ने लगती है जैसे ही भारत में कोएलिशन की सरकारों का दौर आता है। UPA की सरकार के समय हर वर्ष एक स्कैम हो रहा था। वहीं 2014 के पश्चात अब तक स्कैम के एलिगेशंस तो लगते हैं पर वो इतने बोगस होते हैं कि कभी भी टिक नहीं पाते। कोएलिशन की सरकार एक खतरा होती है। क्या वो खतरा मोदी 3.0 में भी रहने वाला है? वो आगे देखते हैं। तो मोदी जी ने भाजपा कार्यालय से कल भाषण दिया और कहा कि अगली सरकार में ताबड़तोड़ और कड़े निर्णय लिए जाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। तो मोदी जी ने भाजपा कार्यालय से कल भाषण दिया कि अगली सरकार में ताबड़तोड़ और कड़े निर्णय लिए जाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। पर मोदी जी एक मिलीजुली सरकार में कड़े निर्णय लेंगे, ये बात इस पर निर्भर करती है कि NDA के घटक दल कैसा बिहेव करते हैं। तो उसके लिए ये जानना आवश्यक है कि अलायंस में कौन कौन है और उनके पास कितनी सीट है और उनका चरित्र कैसा है। तो भाजपा जिसके पास 240 सीट हैं, उसके बाद आती है शिवसेना, शिंदे वाली।
इनके पास 7 सीट हैं। अब भाजपा ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया है तो इतनी लॉयल्टी तो इनसे एक्सपेक्ट कर ही सकती है कि ये कहीं ना जाए। फिर आते हैं चिराग पासवान लोजपा से। उन्हें 5 सीट मिली थी लड़ने के लिए और 5 पर जीत गए और उन्होंने तो ये कह दिया है कि मैं मोदी जी के लिए वैसा हूँ जैसे हनुमान जी राम जी के लिए थे। और मोदी जी ने भी एक सभा में चिराग पासवान को उनके पुत्र के जैसा बताया। फिर जनता दल सेक्युलर, 2 सीटें हैं इनके पास। कर्नाटक की पार्टी है और ये भी भाजपा को धोखा नहीं देगी ऐसी संभावनाएं हैं। आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, 2 एमपी हैं इनके पास। पिछली बार भाजपा से अलग लड़े थे तो 0 पर थे, अब 2 मिल गई हैं और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के बाद इनका भी इधर उधर जाना थोड़ा कठिन ही है। बाकी राजनीति में ऊंट कौन सी करवट पर बैठता है ये कोई नहीं जानता। पिछली बार ये भाई साहब अखिलेश के साथ थे। इनके अलावा जनसेना के पास 2 और एनडीए से अच्छे संबंध वाले पुराने 8 घटक दल हैं जिनके पास 1-1 सीट है। इनका भी ना कहीं और जाने का विचार नहीं होगा। ये सभी सीट मिलाकर 266 हो जाती हैं। इसके अलावा हैं YSRCP, इनके पास 4 सीट हैं पर इन पर उतना अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर ये कहीं ना हिलें तो सरकार स्थिर रह सकती है। फिर आते हैं जेडीयू के नीतीश कुमार, इनके पास 12 सीट हैं और तेलुगु देशम पार्टी के नायडू, चंद्रबाबू नायडू 16 सीट हैं इनके पास और जीतन राव मांझी भी 1 सीट के साथ हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू स्वयं को सेक्युलर पार्टी बोलकर भाजपा से अलग बताते रहे हैं बीते हुए समय में, अभी नहीं बता रहे हैं। Secular agenda. We are secular. We used to join BJP sometimes because of political compulsions. That is another thing. Today there is a democratic compulsion. नीतीश को भी भाजपा कम्युनल लगती रही है और मांझी की तो पार्टी में ही सेक्युलर आता है और यहीं एनडीए की सभी सीट समाप्त हो जाती हैं। अब ऐसे में बीजेपी अपने कोर इश्यूज को इंप्लीमेंट कर पाएगी या नहीं, वो आगे देखते हैं। देखिए, जब हम मोदी 3.0 की बात कर रहे हैं ना तो इतना स्पष्ट है कि कोएलिशन की सरकार बन रही है। कोएलिशन पहली और दूसरी सरकार में भी था पर बीजेपी के पास स्पष्ट जनादेश भी था तो छोटे दल प्रभावहीन हो गए थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। नरेंद्र मोदी ने चुनाव परिणाम के बाद अपनी स्पीच में तो कहा है कि वो बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय लेने वाले हैं। तो वो बड़े निर्णय क्या हो सकते हैं, जरा ये रिपोर्ट सुनिए। इतने बड़े देश में बहुत बड़ा संकट है। पहले भी हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं था जी, ये 67 के बाद आया। तो अभी ये कमीशन में बिठाया, कमीशन की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का स्टडी कर रहे हैं, स्टडी कर करके उसमें एक्शनेबल पॉइंट आएंगे। हमारा एक कमिटमेंट है, कमिटमेंट पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है जी, देश के लिए बहुत जरूरी है ये। देश हित में एनआरसी का जो उसी समय जो निर्णय हुआ था उसको लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम पूरी मेहनत से करें। संविधान की भावना कहती है यूसीसी की बात, देश की सुप्रीम कोर्ट कहती है यूसीसी की बात। हम तो जो देश की संवैधानिक संस्थाओं ने हमको कहा है हम करने के रास्ते खोज रहे हैं और इसलिए जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। ये सभी बातें इलेक्शन से पहले या संसद के भीतर खड़े होकर रिसेंटली ही कही गई हैं। पर मान लीजिए कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर एनआरसी लाने की बात अब इस सरकार में कही जाती है तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे सेक्युलर नेता जैसे कि नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू वो कोएलिशन तोड़ देंगे। रीजन बहुत ऑब्वियस है, एक समाज का वोट बैंक। अब ऐसी स्थिति में जब आपके पास 240 सीटें हैं तो आप सरकार चला सकते हो, देश की ग्रोथ से जुड़े निर्णय भी ले सकते हो, परंतु जैसे ही बात हिंदुत्व के मुद्दों पर आएगी वैसे ही सरकार गिरने के चांसेस हो जाएंगे। तो जैसे मोदी 2.0 में 370 हटा या राम मंदिर पर निर्णय हुआ या फिर CAA आया, वैसे मोदी 3.0 में एनआरसी या पीओके जैसे मुद्दों पर कदम लेने शायद संभव ही ना हो पाए। परंतु इसके विपरीत 10 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं जो नीतीश और चंद्रबाबू के बिना भी बीजेपी को 274 पर ले जाते हैं और यहां से बीजेपी साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके हिंदुत्व पर भी बड़े निर्णय ले सकती है। अब मोदी जी ने इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद अपनी स्पीच में किन बड़े बड़े निर्णयों के बारे में बात की है वो भविष्य ही बता सकता है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ ग्रो स्कूल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, अवश्य ट्राई करें क्योंकि ये पहले 1000 लोगों के लिए फ्री में है। साथ ही साथ स्क्रीन पर दिख रहे इस दूसरे वीडियो को अवश्य देखें जो आपको आगे की जानकारी देगा। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।